आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? यस सर। ओके, कोई क्वेश्चन है आप लोग तो पूछिए। देखिएगा, पिछले क्लास में आप लोगों को औरंगजेब तक बता दिया था, औरंगजेब का जो शासन व्यवस्था था। और शिवाजी के साथ जो पुरंदर की संधि हुआ था वो बता दिया था। उसके बाद जो गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी, गुरु गोविंद के साथ जो पत्राचार किया था, जफरनामा, ये सारे जो उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे बता दिया था। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उनके बारे में जानिएगा। उन्होंने अपनी पत्नी उनके मकबरा के रूप में जो ताजमहल था उससे भी बढ़िया मकबरा बनाने की कोशिश किया था। इसमें महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। इसे क्या कहता है? बीबी का मकबरा। या इसे काला ताजमहल कहा जाता है। ब्लैक ताजमहल कहा जाता है क्योंकि ये काला पत्थर से बना है। जो आगरा का ताजमहल है वो सफेद संगमरमर से बना है, ये काले संगमरमर से बना है। तो इसको बनाया था किसने? था औरंगजेब ने। याद नहीं बनाया गया। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। बहुत बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बीवी का मकबरा या काला ताजमहल, ब्लैक ताजमहल या बीवी का मकबरा, फॉर्म्स ऑफ लाइफ कहा जाता है इसको, बीवी का मकबरा। तो ये क्या है? मेडुअल हो गया। अभी के बारे में बताना है। जो सिख धर्म है, इससे कभी कभी पूछ लेते सिख के गुरु से, जो सिख लोग हैं से जुड़े हुए लोग। और दूसरा क्या है? लड़ाकू। दो चीज के साथ जुड़ा हुआ है, या तो भूमि से जुड़ा है और एक लड़ाकू है, लड़ाई करने का बना है। क्योंकि देखिए ये जो क्षेत्र से जो पहले जो डेवलप हुआ था, या जो बेल्ट है, यहाँ का क्लाइमेट ही कुछ ऐसा है कि बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे बन जाता है। उसके बाद एटमोसफियर हुआ, उसके बाद यहाँ का भौगोलिक स्थिति है, वो सारे चीज क्या होता है यहाँ पे काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा। पहले का काम का है पहचान, जिसे पहचान कहते हैं ना। जैसे कोई वर्ग है, जैसे जैसे आपको जैनिज्म कर रहा था, उसके बाद बुद्धिज्म। तो वॉल्यूम साफ नहीं आ रही है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रहा है वॉइस का। अब ठीक आ रहा है? अब ठीक है? हाँ जी, सब ठीक आ रहा है। कि हर जो लड़ाकू लोग थे उनको क्या है, एकजुट करने का काम किया। या कह सकते हैं कि सिख जो धर्म है या संप्रदाय है, उसका संस्थापक कौन है? गुरु नानक है। कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक की क्या है, खेती से जुड़े थे। और जो गुरु नानक है या जो सिख में है, ये क्या है, किसी मूर्ति को नहीं पूछते, बल्कि किसको पूछते हैं? किसी किताब को पूछते हैं। जैसे आपने बाइबिल देखा होगा, या जैसे आपने कुरान का जैसे जितना सम्मान होता है,
इसी प्रकार सिख धर्म में क्या है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, किताब क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। ग्रंथ साहिब ये क्या है, उनका सर्वोच्च प्रतीक कह सकते हैं, जिनको उनको मानते हैं, और गुरु की सत्ता का परंपरा मतलब विश्वास करते हैं। तो किताब पर देखिए, आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा हिंदू हिंदू धर्म में एक ऐसा संप्रदाय है जो मूर्ति पूजा नहीं करते, बल्कि किताबों की पूजा करते हैं, बल्कि भगवत गीता का पूजा करते हैं। भगवत गीता का पूजा करने वाले कौन सा संप्रदाय है और कहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं, ये लोग आप थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, टोटल 10 गुरु हुए, और गुरु नानक क्या है, पहले गुरु। आप लोग नानक साहिब का नाम सुना होगा, जो पाकिस्तान में है। अभी देखिएगा वहाँ पे कॉरिडोर भी बनाया गया था, गुरुद्वारा कॉरिडोर बनाया गया है, गुरु नानक कॉरिडोर बनाया गया है, जो पाकिस्तान और पंजाब से सटे हुए हैं। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ है, वर्तमान में जो पाकिस्तान है वहाँ पे हुआ था, उस मतलब पाकिस्तान वाले पंजाब में हुआ था। देखिए, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है और इंडिया में भी एक पंजाब है। अभी देखिए, खालिस्तान का नाम सुने ना, तो खालिस्तान का मतलब केवल भारत वाला पंजाब नहीं है। ये पाकिस्तान और भारत में जो पंजाब है, उन पूरे को मिला के खालिस्तान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, केवल भारतीय वाले भाग को नहीं, बल्कि दोनों भाग को मिला के क्या आता है, खालिस्तान होते हैं। इनको सिख का अलग राज्य था, जो बनाया था महाराणा रंजीत सिंह द्वारा बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, तो उनके 10 गुरु हुए। सबसे पहले गुरु नानक हुए। गुरु जो नानक थे, इन्होंने क्या है, इनके जो विचारधारा था वो निर्गुण था। कैसा था, निर्गुण शाखा था इनका, निर्गुण शाखा थे ये व्यक्ति थे। ये एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। सगुण वाले क्या होते हैं, जैसे भक्ति आंदोलन में, अगर यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए, सगुण जो लोग होते हैं वो किसी मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं, मतलब मूर्ति को क्या है, वरीयता देते हैं। समझिएगा। लेकिन जो निर्गुण होता है, ये क्या होता है, उसके निराकार रूप को मानते हैं। तो सिख धर्म में क्या है, भगवान के निराकार रूप को माना जाता है। ठीक है, इसके क्या है, निराकार जो रूप है उनको माना जाता है। तो धर्म के क्या है, दो पक्ष होते हैं, एक सगुण होते हैं, एक निर्गुण। जैसे आप लोगों ने सुने होंगे, जो कबीरदास वाले जो ग्रुप थे, वो निर्गुण भक्ति थे। कबीरदास हो गए, नानक हो गए। कबीरदास और नानक का जो संप्रदाय है, ये निर्गुण है। उसके बाद सूरदास हो गया, तुलसीदास हो गया, उसके बाद क्या होता है, नरोत्तम दास हो गया, विठल दास हो गया। ये जो लोग है, या आपका रामानुज हो गया, उसके बाद रामानंद हो गया। तो ये जो लोग थे, ये क्या है, सगुन वाले हैं, जो क्या मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं। इसको थोड़ा सा बताऊंगा, अभी पहले इसको समझ लेते हैं हम। गुरु, इसमें देखिएगा, किताब जो लिखी गई है, पहली बात, ये गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। जो गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया है, वो किस लिपि में लिखा गया है, गुरुमुखी। और गुरुमुखी जो लिपि का विकास किया था, गुरु अंगद ने किया था। जो उनके गुरु थे, गुरु अंगद। तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का क्या किया था, विकास किया था, जो चौथे गुरु थे। समझिएगा। तो गुरुमुखी लिपि क्या है, जो सिख धर्म या जो पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा का जो लिपि है, वो गुरुमुखी लिपि है। जानिएगा, जो पंजाबी भाषा का जो लिपि है, वो क्या है, गुरुमुखी लिपि है। इसी में क्या है, लिखा गया है। अब देखिए, इसमें एक व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, जो उनके गुरु थे, गुरु रामदास। गुरु रामदास को अकबर ने अमृतसर में एक तालाब और कुछ जमीन दिया था। इसे दिया था मुगल सम्राट अकबर ने। और यहाँ पर उन्होंने क्या बनाया था, हरमिंदर मंदिर, हरमिंदर मंदिर का निर्माण किया था। बाद में ये जो हरमिंदर मंदिर है, इसमें जब हीरे लगाए गए थे या सोना लगाया गया था, हीरे जवाहरात या सोना लगाए गए थे, इनके द्वारा
रंजीत सिंह के द्वारा। तब इसका नाम क्या है? इनका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा। समझिएगा। और ये कहाँ पे है? अमृतसर में। तो कहाँ पे ये स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? तो स्वर्ण मंदिर का पूरा नाम क्या है? हरमिंदर मंदिर है। तो हरमिंदर तो हरमिंदर मंदिर कहाँ पे है? ये पहले था इसका नाम, और उसके बाद क्या था? इसका स्वर्ण मंदिर है। ये कहाँ, किसने जमीन दान दिया था? अकबर ने। और यहाँ पे एक प्राकृतिक तालाब था जिसको जला वो जो गुरुद्वारा है यानी स्वर्ण मंदिर है, उसके सामने वो आपको तालाब दिखाई देता है। समझिएगा। उसमें जो मेन बहन है उसको आपको बता देता हूँ। तो सिख 10 सिख में। उसके बाद क्या था? इनका इम्पोर्टेंट जो सिख था, उनका नाम है गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह नहीं है, हरगोविंद। ये 8वां सिख गुरु थे। कौन? कितना? 8वां। इन्होंने सिख को एक सैनिक कौम के रूप में परिवर्तित किया। सैनिक कौम के रूप में क्या है परिवर्तित किया? किसने? गुरु हरगोविंद ने। 8वां गुरु थे। ठीक है। इसके बाद गुरु तेग बहादुर हुआ, तो जिनको आपको पता था कि औरंगजेब ने उनको फांसी दे दिया था। और गुरु अर्जुन देव को क्या है? जहांगीर ने फांसी दिया था। ध्यान दीजिए, अलग अलग है। गुरु अर्जुन देव, गुरु जो अर्जुन देव था, जो 5वां गुरु था अर्जुन देव, इनको जहांगीर ने फांसी दिया था। जहांगीर के लड़के को इन्होंने संरक्षण दिया था, इससे जहांगीर नाराज हो गया था, बाद में इनको फांसी दे दिया था। और गुरु जो तेग बहादुर है उनको फांसी दिया था औरंगजेब ने। उसके बाद आता है गुरु गोविंद सिंह, जो 10वां और अंतिम गुरु है। इन्होंने जो मेल है उसके नाम के आगे क्या है? सिंह लगाने के प्रथा शुरू करवाया। और जो फीमेल है उनके आगे क्या है? कौर नमा लिखने का नाम शुरू किया। इसलिए देखिएगा आजकल क्या है, जो फीमेल होती है सिख में वो कौर लिखते हैं, और जो मेल होते हैं वो सिंह लिखते हैं। तो ये गुरु गोविंद सिंह के समय में शुरू हुआ था। आप लोग बताइएगा, उत्तराखंड में किस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या किया था या मेडिटेशन किया था? उत्तराखंड की किस जगह पर? फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि जो सिख धर्म हो, किसी आपसे कोई नया गुरु नहीं होगा। जो भी गुरु ग्रंथ साहिब है वही क्या है अंतिम, उसको ही मान के चलना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि जो सिख लोग हैं उनको 5 क यानी 5 ऐसे वस्तु को अपने शरीर में धारण करना पड़ेगा जो क नाम से शुरू होता है, जिसको पंच क कहा जाता है। जो पंच क है, जो जैसे केश हुआ, मतलब बाल हुआ जिसे केश कहते हैं, कच्छा हुआ, कृपान हुआ, इस प्रकार से क्या है 5 वस्तु को क्या है इनको धारण करने के लिए बोला गया है। इसको पंच कहा है। तो इसलिए देखिए जो सिख होते हैं आज भी क्या है, 5 वस्तुओं को जो क नाम से शुरू होता है उसको धारण करते हैं। तो ये क्या है गुरु गोविंद सिंह के समय पे शुरू किया गया था। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या है, जो खालसा पंथ है जिसे आज आप लोग कहते हैं, खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। देखिएगा आप लोग जानते हैं कि गुरु राम राय और गुरु हर राय दो भाई थे। तो जब गुरु हर राय को सिख गुरु बना दिया गया था, गुरु राम राय उनसे नाराज होकर वो देहरादून पहुंच गए थे।
आपने देहरादून अगर गए होंगे तो देखिए वहाँ पे गुरु राम राय का बहुत बड़ा साम्राज्य है, अभी भी है। मतलब उनका बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। तो गुरु हर राय और गुरु राम राय क्या था, दोनों भाई थे, लेकिन क्या जब गुरु हर राय को गुरु बनाया गया था, जब छठे गुरु बनाया गया था, तब क्या हुआ था कि गुरु जो राम राय है, राम राय देहरादून पे आके बस गए थे और यहीं पे क्या है उन्होंने एक नया संप्रदाय शुरू किया था। तो गुरु राम राय ने कौन सा संप्रदाय शुरू किया था? इन्होंने उदासी संप्रदाय शुरू किया था। जो आजकल आप देहरादून में देखते जो बहुत सारे संस्थान है, और देहरादून के शहर के बीच में क्या होता है, इनका राम राय का क्या है, समाधि है। या देहरादून का कुछ लोग मानते हैं कि देहरादून का जो नाम पड़ा है गुरु राम राय के नाम से पड़ा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे डेरा डाला था, तो डेरा से देहरादून पड़ गया। आप लोग देखे होंगे देहरादून के बड़े क्षेत्र में इनका है। तो ये क्या है, ये भी सिख से पहले थे, लेकिन उनसे हट के ये नया संप्रदाय बनाया। तो गुरु राम राय या इन्होंने उदासी संप्रदाय का क्या है, स्थापना किया था। कौन संप्रदाय है? उदासी संप्रदाय। और गुरु गोविंद सिंह ने कहाँ पे तपस्या किया था, आप लोग जानते हैं? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो कहते हैं होम कुंड कहते हैं, होम कुंड का जगह का नाम सुने होंगे आप लोग ने। जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या किया था। और गुरु नानक कहाँ पहुंचे थे? ये भी उत्तराखंड में पहुंचे थे। गुरु नानक नानक मत्ता में पहुंचे थे। नानक मत्ता में कौन पहुंचे थे? गुरु नानक पहुंचे थे। इसलिए आप नानक मत्ता साहिब में गए होंगे तो जो देखे होंगे, तो वो क्या था, वहां पे गुरु नानक क्या था, कभी विश्राम किया था। मानते जो वहां पे जो बट वृक्ष है उसी के नीचे उन्होंने मतलब रहे थे। तो इसलिए देखिए उनका बहुत ही पवित्र है। ये सिख धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट है कि कर्म कर्म पर ज्यादा फोकस करते हैं, और कर्म करने में कोई मतलब हिचके मतलब शर्म वाली बात नहीं होता। इसलिए देखिएगा उनमें जो गुरुद्वारा में जाते तो लोग झाड़ू लगाते हैं, बहुत सारे काम करते रहते हैं। ये क्या होता है, थोड़ा सा बाकी धर्म के इसमें बहुत कम दिखाई देता है। सब में भी ऐसे धीरे धीरे होना चाहिए। तो ये हो गया आपके सिख धर्म की जो मेन मेन गुरु हुए, उनके इम्पोर्टेंट रोल। तो इसी प्रकार से क्या होता है, आपके जो मेडुवल है, मेडुवल इंडिया जो मध्यकालीन भारत है, उसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक थे वो सभी टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछेंगे, अभी भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिएगा। तो देखिए आप लोगों का क्या हो गया, आपका जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और साइंस तो चल रहा है। आपका पॉलिटी का 2-3 चैप्टर हुआ है। आप लोगों का उत्तराखंड नहीं हुआ है। यस सर, उत्तराखंड में। हाँ, उत्तराखंड नहीं हुआ। तो हम क्या है, पहले क्लास क्या है, आज से ही या कल से जो भी है, आज से ही शुरू करेंगे। तो पहले क्लास क्या उत्तराखंड शुरू करेंगे, उसके बाद जो भी क्लास होगा उसको शुरू करेंगे, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड से भी क्या होता है, पूछते हैं कम से 5 से सवाल उत्तराखंड का भी आता है। चलिए आप लोग उत्तराखंड में रहते हैं, चलिए बताइए एक चीज, उत्तराखंड का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? हमारे देश में जो अलग अलग ग्रंथ है उनमें से किस ग्रंथ में? सर ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। हाँ, ऋग्वेद में मिलता है, एकदम सही बताया। ऋग्वेद में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता था? या कोई नाम तो होगा। देखिए ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता था, ऋषियों की धरती या भूमि कहा जाता था,
देवभूमि या मुनियों की भूमि या भूमि कहा जाता था। देवभूमि या ऋषियों की भूमि या मुनियों की भूमि कहा जाता था। उसके बाद आता है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में क्या होता है, गढ़वाल वाले क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है और जो आपका कुमाऊं वाला क्षेत्र है उसको मानस खंड कहा गया है। इस बुक में स्कंद पुराण में गढ़वाल वाले क्षेत्र को क्या है कहा गया है, केदार खंड, और कुमाऊं वाले क्षेत्र को क्या मानस खंड कहा गया है। बाद में गढ़वाल और कुमाऊं अलग अलग नाम पड़ा। गढ़वाल क्यों पड़ा? गढ़ माना जाता है कि यहाँ पर जब बहुत प्राचीन काल में था, जब पुलिंद शासक थे उससे भी पहले की बात है, यहाँ पे गढ़ मतलब छोटे छोटे किले हुआ करता था, क्षेत्र हुआ करता था। तो वो गढ़ के कारण क्या होता है, इसको गढ़वाल कहा गया है। मतलब गढ़वाल वाले क्षेत्र की बात बोल रहा हूँ। गढ़वाल को गढ़वाल क्यों कहा है, क्योंकि गढ़ गढ़ मतलब किला पाया गया था। उसमें से एक चांदपुर किला अभी भी है। और कुमाऊं का नाम कुमाऊं क्यों पड़ा, इसके बारे में जानिएगा। कुमाऊं में चंपावत में क्या होता है, माना जाता है कि वहां पे जो कुर्म अवतार हुआ था, जैसे विष्णु जी का क्या पहला अवतार क्या था, कच्छप था, जिसको कुर्म कहा जाता था। उसी कुर्म का क्या होता है, जब अभ्रंश रूप हुआ और जब हिंदी में इसको आया तो कुर्म से क्या बनाया, कुमाऊं बना। तो ध्यान दिएगा, कुर्म से कुमाऊं बना, गढ़ से गढ़वाल बना। गढ़ से क्या बना, गढ़वाल बना है, और कुर्म से क्या बना, कुमाऊं बना। ये बात की बात है। अब ये तो क्या अलग अलग क्षेत्र है, लेकिन इससे अलग राज्य का बनाने की बात की गई थी। पहले उत्तर प्रदेश अलग अलग क्षेत्र में इनका शासन था। देखिए, सबसे पहले 1938 में 1938 में सबसे पहले क्या था, उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी और एक संगठन बनाया गया था गरदेश करके। जो श्रीदेव सुमन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो गढ़वाल के थे। तो श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में क्या होता है, ये उत्तराखंड रखने की बात की गई। लेकिन जब उत्तराखंड बनाया गया था तो उस समय उनका नाम उत्तरांचल था। बाद में 1 जनवरी 19 से कह रहा हूँ, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से उनको हटा के उत्तराखंड कर दिया गया। और 9 नवंबर 2000 को क्या है, उत्तराखंड को एक अलग राज्य, उसमें उत्तरांचल बनाया गया था, अलग राज्य बनाया गया। फिर उसमें एक साथ 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये क्रम है, ध्यान। छत्तीसगढ़ पहला बना था, 1 नवंबर को बना था, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना था, और 15 नवंबर को क्या है, आपका झारखंड बना था। और उत्तराखंड क्या है, 27वां राज्य है जो अलग पृथक राज्य बना है। 27वां राज्य है। कितने राज्य है, 27वां, 27th राज्य। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट है। उसमें से 7 जिले कहाँ पे हैं, कुमाऊं गढ़वाल में है, और 6 जिले कहाँ है, आपके कुमाऊं में। 6 जिले कहाँ पे, कुमाऊं में है, और 7 जिले कहाँ पे हैं, गढ़वाल। उत्तराखंड का लगभग 85% जो भूमि है वो आपका क्या है, पहाड़ी है, और बाकी लगभग 14% करीब करीब है, वो क्या है, प्लेन में आता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड को क्या है, उत्तर प्रदेश सीमा बनाती है, कुछ हरियाणा का कुछ बेल्ट है, हल्का सा उसको टच करती है। उसके बाद क्या आता है, आपका हिमाचल प्रदेश टच होती है। 3 भारतीय राज्य लगभग उसको टच करती है। उसके बाद क्या है, 2 विदेशी राज्य भी क्या आता है, उत्तराखंड को टच करती है, यानी इस पास करते हैं। एक है आपका चाइना और एक है आपका नेपाल। नेपाल और जो चाइना है वो उत्तराखंड को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रदान करती है। कौन सी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और सबसे जो लंबी सीमा है वो नेपाल के साथ है। सबसे लंबी सीमा क्या है, नेपाल के साथ है। और उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे अधिक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये सब लिखा दूंगा आपको, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ उत्तराखंड का क्या है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल कह रहा हूँ, जो क्या कहते हैं सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, वो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट।
और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट क्या है, 2 राज्य का सीमा बनाती है, 2 देशों के साथ सीमा साझा करती है। एक तिब्बत या चाइना के साथ भी सीमा साझा करती है और आपका क्या है, नेपाल के साथ भी क्या था सीमा साझा करती है। हाँ जी। उसके बाद उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो बड़ा जिला है वो आपका चंपावत है, चमोली है, सॉरी। चमोली क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर क्या सबसे बड़ी जिला है और सबसे छोटी जिला है चंपावत। दोनों है क्या है, सी से या चंपावत, च से नाम है तो देखिएगा चंपावत और चमोली। चमोली क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है और चंपावत क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर क्या है सबसे छोटी जिला है। क्षेत्रफल के आधार पर बोल रहा हूँ, हाँ जी। उत्तराखंड के 3 ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। वो है देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। 3 ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या क्या है, 2011 की सेंसस के अनुसार बोल रहा हूँ, जो 10 लाख से ज्यादा है जनसंख्या। उसके बाद उत्तराखंड में क्या है, एक जो विधानसभा है, यहाँ पे जो राज व्यवस्था उसमें क्या है, एक सदनीय राज व्यवस्था है। उसमें 70 सीट है। पहले क्या था, एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, अब वो समाप्त हो चुका है। 70 लोग चुन के आते हैं जिसको आप एमएलए या विधायक कहते हैं और एक सदनीय है। कैसे सदनीय है, मतलब उसका हाउस कितने हैं, एक सदनीय। नित्यानंद स्वामी क्या है, अंतरिम जो गवर्नमेंट बने थे उनके पहले मुख्यमंत्री थे। नित्यानंद स्वामी क्या है, उत्तराखंड के पहले क्या थे, मुख्यमंत्री थे, जो अंतरिम मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। और जो नारायण दत्त तिवारी क्या है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। नारायण दत्त तिवारी क्या है, सबसे क्या था, पहला निर्वाचित यानी इलेक्टेड मुख्यमंत्री है और इनका सबसे कार्यकाल सबसे लंबा है। और नारायण दत्त तिवारी को छोड़ के अभी तक कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बना है जो क्या है 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। अभी देखिए पुष्कर सिंह धामी बने हैं, अब कहाँ तक चलते हैं। तो नारायण दत्त तिवारी क्या पूरे 5 साल के लिए रहे। सुरजीत सिंह गरनाला क्या है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल। वर्तमान राज्यपाल का नाम आप लोग बताइएगा। तो सुरजीत सिंह बरनाला क्या है, उत्तराखंड के पहले। उसके बाद महिला राज्यपाल सबसे पहले मार्गरेट अल्वा महिला राज्यपाल थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए उत्तराखंड में, ध्यान दिएगा, पहली महिला है तो पूछी जाती है। तो पहली महिला राज्यपाल कौन थे, महिला आप लोगों से पूछ सकते हैं। और दूसरी कौन बनी, बेबी रानी मौर्य बनी थी। तो दूसरी महिला थी वो कौन थे, बेबी रानी मौर्य बनी थी। ये जो नए नए हैं उसको जरा ध्यान दीजिएगा, जो महिला है और जो पहली बार बनती है। और आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जो पहली, जिसको डीजीपी कहते हैं, डीजीपी बनने का भी क्या है, पहली बार एक महिला को ही क्या था मौका मिला था पूरे भारत में। कंचन चौधरी भट्टाचार्य जिनका नाम था, तो वो क्या था, पहली महिला थी जो पूरे भारत में पहली डीजीपी बनी उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जो 70 सीट है उनमें से 15 सीट क्या है आरक्षित है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षित है। उनमें 13 जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए है, जिसको एससी कहते हैं, और 2 सीट क्या है अनुसूचित जनजाति के लिए है। और अनुसूचित जनजाति वाला सीट पूछते हैं क्योंकि ये 2 है केवल, एक आपका नारक पत्ता है और एक है चक्राता। नारक पत्ता जो थारूओं को लिए क्या है आरक्षित है, और चक्राता वाला जो सीट है वो जोनसारी के लिए आरक्षित है। इनके लिए जोनसारी लोग वहां पे रहते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा के 5 सीट हैं और राज्यसभा के 3 सीट है। लोकसभा में एक सीट आरक्षित है, जो अल्मोड़ा वाला सीट है। अल्मोड़ा वाला जो सीट है वो क्या था, एससी के लिए यानी जो अनुसूचित जाति के लिए क्या था आरक्षित है। और बाकी जो 4 सीट है वो सामान्य सीट। अभी देखिए महिला आरक्षण अगर लागू हो जाएगा तो फिर महिलाओं को कौन कौन सी सीट मिलेगा, तो उनको भी याद रखिएगा। अगर होगा, अभी तो नहीं होगा, सरकार ने भी गेम खेल दिया, पता नहीं कब होगा वो। उसके बाद उत्तराखंड का जो राजकीय पशु जो राजकीय पशु है, पक्षी है, उसके बाद फूल है,
उसके बाद वृक्ष है, ये सब जानते हैं आप। जैसे राष्ट्रीय जो पशु है वो है आपका कस्तूरी मृग, पक्षी क्या है मोनल है, वृक्ष क्या है आपका जो बुरांस का जो वृक्ष है वो है, और फूल क्या है जो क्या कहते हैं कमल का फूल कहते हैं उसको, उत्तराखंड में क्या कहते हैं, ओल का क्या कह के किया जाता है। तो ये चीज है। और उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है उसमें पहाड़ में नदी बहते हुए दिखाया गया है। पूछा गया था ये, उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या क्या है। उसमें 3 पहाड़ के लहर है और उसमें नदियों को दिखाया गया है। और मतलब जैसे हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं उनको दिखाया गया है। उत्तराखंड में जो सबसे लंबी नदी है वो काली नदी है, और सबसे ज्यादा जल प्रवाहित करने वाला जो नदी है वो है अलकनंदा नदी है। और काली नदी क्या है, लंबी काली नदी ही क्या होता है भारत और नेपाल के बीच में क्या होता है सीमा बनाती है। और इसी को क्या है आगे जाके टनकपुर के बाद इसको शारदा नदी कहा जाता है। उस नदी शारदा नदी क्या कहते हैं भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने के बाद जो देवप्रयाग में मिलती है उसके बाद उनके संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। ये आपको बताया। गंगा क्या होता है देवप्रयाग से बनती है। उसके बाद यहाँ पे ग्लेशियर है। ग्लेशियर में ये सब लिखाऊंगा, इसको थोड़ा आपको क्या था माइंड करवा देता हूँ कि यही सब आपको पढ़ना है। ग्लेशियर जो क्या होता है बर्फ का जहाँ जमा होता है उसको ग्लेशियर कहते हैं। जो गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो सबसे बड़ी ग्लेशियर है उत्तराखंड की। उसके बाद यामुत्री है। कुमाऊं की सबसे बड़ी जो ग्लेशियर है उसको मिलप ग्लेशियर कहा जाता है। गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है आपका गंगोत्री। और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, वो है आपका मिलम ग्लेशियर। पिंडर ग्लेशियर है, बहुत सारे आपको ग्लेशियर है यहाँ पे। जहाँ से क्या होता है नदी अधिकतर जो नदियां होता है वो क्या होता है यहाँ पे एवरग्रीन रिवर है जो क्या होता है कहीं ना कहीं ग्लेशियर से क्या होता है निकलती रहती है पानी वहां से। उसके बाद क्या आता है हिमालय के जो अधिकतर जो पर्यटक शहर है वो मध्य हिमालय यानी मिडिल हिमालय में क्या होता है स्थित है। मिडिल हिमालय में होता है क्योंकि जो ग्रेटर हिमालय है आपको पता है कि वहां पे क्या होता है बर्फ अधिकतर रहता है, तो वहां पे क्या होता है जनजीवन उतना सुटेबल नहीं हो पाता है। और जो शिवालिक हिमालय है वहाँ का क्या होता है उबड़ खाबड़ जमीन बहुत ज्यादा है, इसलिए भी वहाँ पे क्या बसावट उतना अच्छी नहीं है। उत्तराखंड की फसल की बात किया जाए तो गेहूं और चावल सबसे इम्पोर्टेंट फसल है। बासमती राइस जानते राइस के बारे में जानते हैं जो देहरादून के साइड में उगाया जाता है, विश्व प्रसिद्ध है। और गेहूं क्या होता है मुख्य खाद्य फसल है। चावल भी है कि पहाड़ी क्षेत्र है तो चावल की खपत कम होता है लेकिन आजकल होने लगे बहुत ज्यादा। यहाँ के जो पर्यटन है उसमें सांस्कृतिक धार्मिक और क्या होता है नेचुरल पर्यटन बहुत ज्यादा है इम्पोर्टेंट है। जैसे मंदिर हो गया, बहुत सारे गुफाएं हो गए, उसके बाद जो साहसिक गेम्स वगैरह जो शुरू हो गया है एडवेंचर गेम, ये बहुत क्या होता है पर्यटन है। और मंदिर आप लोग बताइएगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, 124 मंदिर है। वो है जागेश्वर में है जो अल्मोड़ा में है। उस पर उत्तराखंड में एक जगह पे क्या था बहुत सारे मूर्तियां पाई गई है जो लाखा मंडल में है आपका देहरादून में है। ये देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको पूछते हैं, जैसे कटरमल का सूर्य मंदिर बहुत फेमस है, पूछ लेता है। उसके बाद क्या होता है जो नंद राज यात्रा है कितने सालों में होता है, कहाँ तक मेरा वो जो बकरी होता है उसको बकरा होता है उनको छोड़ने के लिए जाता है। उस पर उत्तराखंड में बहुत सारे क्या है पास यानी दर्रा है जिससे क्या होता है तिब्बत में व्यापार करने के लिए जाते हैं उनको पूछ जाते हैं। ध्यान देखिएगा तो ये सारी चीज क्या होता है आपको पढ़ना है। फिर कुमाऊं मंडल कैसे बना, गढ़वाल मंडल कैसे बना, कुमाऊं परिषद कैसे बना, गढ़वाल परिषद कैसे बना, तो ये आपको क्या होता है एक एक करके क्या होता है अलग अलग करके बताया जाएगा। तो स्थिति देखा जाएगा उत्तराखंड का जो आकार आकृति है वो आयताकार है, रेक्टेंगल टाइप शेप में है। और ये मेनली क्या है एक पहाड़ी राज्य है, हिल स्टेट है। और हिल स्टेट को जानते हैं कि विशेष दर्जा दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। उनको क्या होता है जो ग्रांड होता है जो अनुदान होता है वो ज्यादा मिलता है। तो
ग्रांट या अनुदान होता है वो दूसरे सामान्य राज्य के शासन को देना। उत्तराखंड के जो अर्थव्यवस्था है उसको पहले क्या है, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता था, लेकिन आजकल क्या इंडस्ट्री और तरह तरह के और भी पर्यटन होने के कारण क्या होता है, ये मनी ऑर्डर से क्या होता है धीरे धीरे क्या दूसरी तरफ बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर भी क्या होता है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, फिर भी क्या होता है उतना सफल नहीं है। तो इन सारी चीजों को क्या है आप लोगों को विस्तार से एक एक टॉपिक के हिसाब से बनाना होगा। चलो कि इतिहास, कौन कौन से शासक वर्ग थे, उसके बाद परमार शासक कैसे बना, उसके बाद चंद्र शासक कैसे बने, कुनिंद कौन थे, उसके बाद कार्तिकेय पूर्व के शासक कौन थे, जैसे कि आपके आपका गोरखा आया, गोरखाओं का क्या इतिहास रहा, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों का क्या इतिहास रहा। ये सारी चीज क्या है आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या है फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हम लोग कल से शुरू करेंगे मतलब उत्तराखंड वाला अब दूसरा क्लास।